हाय, मेरा नाम है गणेश। आज मैं पैसेंजर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप के साथ में, जिसका नाम होता है स्टारशिप एवलॉन, और ये जा रहा होता है दूसरे ग्रह पर। और इसका काम होता है मानव जाति को दूसरे ग्रह में बसाना, क्योंकि इस समय पे धरती पे काफ़ी सारी पॉल्यूशन और बहुत सारी बीमारी फैल चुकी होती है, और इसी वजह से ये सब नई मानव बस्ती नए ग्रह पे बसाने जा रहे हैं। ये स्पेसशिप बेसिकली ऑटो पायलट में होता है। दरअसल इसमें कोई भी पायलट नहीं होता है, ये अपने आप हर चीज़ काम खुद भी खुद कर लेता है। इस शिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सुपर कंप्यूटर मौजूद है। इस शिप में 258 क्रू मेंबर और 5000 मुसाफिर के साथ, जो कि क्रायोनिक स्लीपिंग चैम्बर में सोए होते हैं। और तभी वहाँ पर देखते हैं एक उल्कापिंड जो कि उस स्पेसशिप में टकरा जाता है, जिसमें कि 1 मिनट के लिए उस स्पेसशिप में लाइट चला जाता है। मगर वो स्पेसशिप इतना एडवांस होता है कि हर गलती हर कमी को अपने आप ही ठीक कर लेता है। और हम देखते हैं इसी बीच एक स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है, जिसमें कि एक इंसान जागता है। ये है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है जिम प्रेस्टन। जैसे ही जिम का आँख खुलती है, वहाँ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कि उसका स्वागत करता है और कहती है कि आपका होमलैंड प्लैनेट में स्वागत है, आप पूरे 120 साल बाद जागे हैं। आज से ठीक 4 महीने बाद हम सब होमस्टेड प्लैनेट में होंगे। इन 4 महीने तक इस शिप की पूरी हाई क्लास फैसिलिटी का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें मिलेगा अच्छा खाना, क्रिकेट, ड्रिंकिंग और जो आपका मन चाहे तो कर सकते हैं। जिम बेसिकली एक किसान होता है और इसीलिए इसे लेवल 3 में रखा जाता है। जिम 120 साल बाद जागा था और इसीलिए उसे थकान होती है और अपने कमरे में जाके सो जाती है। अगले दिन जब उसे नींद खुलती है तब शिप में आके देखता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद वो शिप का पूरा चक्कर लगाता है, हर कैबिन हर रूम झांक के देखता है कोई तो उसे मिल जाए। शिप का पूरा चक्कर लगाने के बाद उसे पता चलता है कि वो अकेला ही उठा है। वो स्लीपिंग चैम्बर में भी जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर शिप की सभी क्रू मेंबर सोए हुए होते हैं, मगर जिम को जाने की परमिशन नहीं होती है और वहाँ से जो चला आता है तभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की आवाज़ आता है, तारामंडल में आपका स्वागत है, बताओ क्या देखना चाहते हो। आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिम उसे बताता है, मैं अकेला यहाँ पे जागा हूँ, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी स्लीपिंग चैम्बर से जागा है। इस बात का जवाब वो इंटेलिजेंट के पास नहीं होता है। फिर वो आके कंप्यूटर से पूछता है, अभी हम कहाँ पे है। वहाँ पे एक एआई उसे बताता है कि हम आने वाले 90 सालों में अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। फिर जिम एआई से पूछता है कि हम पृथ्वी से कितने टाइम पहले इस सफ़र पे निकले थे। तब उसे एआई बताता है कि हम इस सफ़र में निकले हुए 30 साल हो चुके हैं। जिम को भी एहसास हो जाता है कि वो काफ़ी जल्दी उठ चुका है। वो घबरा के वहाँ से चला जाता है। जिम एआई से पूछता है क्या पृथ्वी पे भी संपर्क हो सकता है। एआई उसे बताता है कि लेजर टेक्निक से आप मैसेज भेज सकते हैं। शायद मेरी स्लीपिंग चैम्बर में कुछ खराबी आ गई है और इसी वजह से मैं जाग गया हूँ, मगर मुझे स्लीपिंग चैम्बर का ठीक करना नहीं आता है और इसी वजह से वो हेल्प मांगता है और पूछता है कि मुझे इस मोमेंट में क्या करना चाहिए जो कि अपने स्लीपिंग चैम्बर में वापस जाके सो सकूं। और इसी के साथ वो फाइनली अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है और तभी उसे कंप्यूटर बताता है कि आपका मैसेज आने वाले 19 सालों में धरती के लोगों के पास पहुंचेगा। धरती के लोग जब देखेंगे आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, उनका मैसेज आप तक 55 साल के बाद मिलेगा। इसके बाद वो दुखी मन से पूरी शिप में घूमने लगता है। वहाँ पर उसे एक बार दिखाई देता है और वहीं पर एक बारटेंडर खड़ा होता है, उसका नाम होता है आर्थर। जिम उसे जब देखता है एक उम्मीद की किरण जागता है। जिम को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह आदमी नहीं बल्कि एक रोबोट है। जिम के पास कोई चारा ना होने की वजह से वो आर्थर से बात करने लगता है, यानी कि रोबोट से। वहीं पे जिम आर्थर से पूछता है कि हमें होमस्टेड 2 पहुँचने में कितना समय लगेगा। आर्थर बताता है कि करीबन 90 साल लगेगा। तभी जिम कहता है कि अगर 90 साल लगेंगे तभी मैं यहाँ पे कैसे बैठा हूँ। आर्थर कहता है कि आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब उठता है वो सोचता है कि मैं अपने स्लीपिंग चैम्बर को किस तरह से ठीक कर सकता हूँ और टेक्निकल के रूम से काफ़ी सारे औजारों को लेके वो ठीक करने के लिए चला जाता है स्लीपिंग चैम्बर को। बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी नाकामयाब होता है। इस मोमेंट में जिम को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो 90 साल क्या करेगा। अकेला पड़ गया था इस शिप में और इसीलिए ये डिसाइड करता है केबिन में जाएगा, जिसमें कि इस शिप की सभी क्रू मेंबर सोए हुए हैं। क्या पता इस बारे में कुछ उनको पता हो और मेरी कुछ हेल्प कर पाए। बहुत कोशिश करता है इस दरवाजे को खोलने के लिए, फिर वो नाकामयाब होता है।
क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत ही मजबूत है। फिर वो वापस चला आता है। जिम उस दरवाजे को कभी भी खोल नहीं पाता और फिर शाम को बार में आता है। फिर वो आर्थर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी रास्ता है जो कि मैं स्लीपिंग चैम्बर में जाके सो सकूं? फिर आर्थर जिम को बताता है कि तुम जहाँ पे हो वहाँ होना नहीं चाहिए, फिर भी जहाँ पे हो वहाँ का मजा लो। जिम आर्थर की बात सुन के फाइनली डिसाइड करता है कि पूरे 90 साल तक के लिए यहाँ पे जीने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ही वो वहाँ का लग्जरी रूम को ट्राई करता है, जो कि बेसिकली प्लेटिनियम वालों के लिए था। जिम जो कि एक किसान है, यानी कि लेवल 3, उसके पास सिल्वर लेवल की अकोड पासवर्ड था और इसी तरह जीते जीते उसे काफ़ी समय बीत जाता है। इतना समय बीत जाने के बाद उसकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो जाते हैं। उसके जीवन में अकेलापन था और एक दिन ड्रिंक करते करते पहुंच जाता है उसी हॉल में जहां पर कई सारे लोग अपनी स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए होते हैं। वहां पर सभी को देख के काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो जाता है। पूरी तरह से टूट जाने के बाद जिम ये डिसाइड करता है वो इसी तरह नहीं जी सकता है, वो अपने आप को ख़त्म कर देगा और इसीलिए वो बिना स्पेस सूट पहने वहाँ की मेन दरवाजे को खोल के वो अपनी जान देने की सोचता है और वहाँ तक पहुँच भी जाता है और गेट की बटन दबाने ही वाला होता है और उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो ऐसा नहीं कर पाता है और वापस चला आता है और आने के समय वो गलती से उसी की बोतल के ऊपर पैर फिसल जाता है और जब वो खड़ा होता है देखता है पास ही में एक स्लीपिंग चैम्बर में बहुत ही खूबसूरत लड़की सोई हुई है जिसका नाम है अरोरा। और जैसे ही उसे फर्स्ट टाइम देखता है और मन ही मन पसंद करने लगता है। अगले दिन वो नाश्ता लेके अरोरा की स्लीपिंग चैम्बर के पास जाके बैठ जाते हैं और वहीं पे नाश्ता करता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। जिम भी धीरे धीरे अरोरा को पसंद करने लगता है। जिम कई महीनों से सोचने लगता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो अरोरा को जगाएगा और इसी बारे में आर्थर से बताता है। इसके बाद जिम दाढ़ी को काटने लगता है और फ्रेश होकर टेक्निकल रूम की तरफ जाता है और वहाँ से कुछ सामान लेके अरोरा को जगाने के लिए जाता है। जिम थोड़ी सोचने के बाद अरोरा की स्लीपिंग चैम्बर में थोड़ी खराबी कर देती है जिसमें कि स्लीपिंग चैम्बर खराब हो जाता है और अरोरा जागने से पहले वो वहाँ से निकल जाता है ताकि उसे पता ना चले कि वो वहाँ पर मौजूद था। और तभी उसे अरोरा की आवाज़ आती है, क्या कोई है, क्या मुझे सुन सकता है? और तभी वहाँ जिम सामने आता है। अरोरा पूछती है क्या कोई आप क्रू मेंबर है या कोई मुसाफिर? और वहाँ पर जिम कहता है कि मैं भी आपकी तरह मुसाफिर हूँ। वहीं पर जिम कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं भी इसी तरह जाग गया हूँ। और अरोरा कहती है कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? बाकी स्लीपिंग चैम्बर में सारे लोग सोए हैं, अकेला कैसे मैं जाग गया? इसके बाद वो दोनों तारामंडल की हॉल में चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अभी मंजिल तक पहुंचने के लिए 89 साल लगेंगे, यानी कि 89 ईयर। और तभी वहां अरोरा पूछती है कि आपको जागे हुए कितना टाइम हो गए? और जिम कहता है कि 1 साल 3 महीना हो गए। और अरोरा भागती है स्लीपिंग चैम्बर की तरफ और वापस सोने के लिए कोशिश करती है और जिम कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैंने काफ़ी महीने से ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा काम नहीं करता। तुम्हें पता है धरती पे जब पहली बार स्लीपिंग चैम्बर में हमें सुलाया था कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। अरोरा वहाँ से अपने स्लीपिंग चैम्बर में चली जाती है, वो पेशे से एक राइटर होती है। अगले दिन वो जानने की कोशिश करती है कि वापस से स्लीपिंग चैम्बर में कैसे सोया जा सकता है। उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती है और उसी समय जिम में पहुँच जाता है और वो दोनों मिलके एक हॉल में पहुंच जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अरोरा देखती है जिम की प्लेट में सिंपल सा खाना है और जिम बताता है कि मैं लेवल 3 का मुसाफिर हूँ। इसके बाद अरोरा जिम के साथ खाना शेयर करती है और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं कि इस स्लीपिंग चैम्बर में कैसे सोया जाए। जिम उसे बताता है कि मैं 1 साल से काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ, स्लीपिंग चैम्बर में जाने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद अरोरा क्रू मेंबर के चैम्बर को काफ़ी खोलने की कोशिश करता है, वो थक हार के वापस चली आती है। वो पेशे से एक राइटर होती है। अरोरा जब से वो जागी है हर इंसिडेंट के बारे में एक बुक लिखना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जिम आर्थर को कहता है कि प्लीज़ उसे स्लीपिंग चैम्बर के बारे में कुछ मत बताना। इसके बाद अरोरा जिम की इंटरव्यू लेने लगती हैं उसकी बुक के लिए। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? पृथ्वी तुमने क्यों छोड़ा? अरोरा जिम से कहती है कि तुम जानते हो होम स्टेट कंपनी ने पहले प्रोजेक्ट से कितना कमाया? 8 क्वाड्रिलियन डॉलर, यानी कि 8 लाख अरब। ग्रहों में कॉलोनी बनाना सबसे फायदेमंद बिजनेसमैन है। तुमने टिकट के सब पूरे पैसे भरे थे। जिम बताता है कि नहीं, मैं एक मैकेनिक हूँ, इसीलिए मुझे डिस्काउंट मिला है। इसके बाद वो दोनों अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोने के लिए बहुत तरह की कोशिश करते हैं और फिर
फाइनली अरोरा जिम से कहती है कि हमारी किस्मत ने जो हमारे लिए लिखी है उसे मान लेना चाहिए। और उसके बाद उसी माहौल में धीरे धीरे रहने लगते हैं और खुश रहने लगते हैं। और उसके बाद वो दोनों को गेम खेलने लगते हैं और इसी बीच उन दोनों के अंदर प्यार हो जाता है। और उसके बाद उन दोनों के बीच एक अच्छे समय बीतने के बाद जिम उसे एक रोबोट की मदद से अपने दिल की बात एक चिट्ठी में लिख के भेजता है। अरोरा भी इसे डेट के लिए हाँ कर देती है। अगले सिनेमा में देखा जाता है जिम जो कि अरोरा की कैबिन में जाता है और वहाँ से वो दोनों डेट के लिए निकल जाते हैं। पहले तो वो दोनों आर्थर के पास जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर ख़त्म हो जाने के बाद जिम अरोरा से कहता है कि मैं तुम्हें एक ख़ास जगह पे ले जाना चाहता हूँ। वो दोनों स्पेसशिप की उस हिस्से में आते हैं जहाँ पे एक ख़ास तरह की स्पेस सूट रखा हुआ है, जहाँ उसके बाद वो दोनों उस सूट की मदद से अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जो कि अरोरा की बर्थडे होता है। जिम कोशिश करता है कि इस बर्थडे को यादगार बनाया जाए। वहीं पे एआई बताता है कि ध्यान दीजिए, एबलॉन आर्थरस तारा की बहुत ही करीब से गुजरने वाला है। जिम ये सोच के खुश होता है कि आज अरोरा की बर्थडे है। जिम इस बर्थडे को खास बनाने के लिए हर वो कोशिश करता है कि जिसमें अरोरा खुश हो जाए। जिम अरोरा को प्रपोज करने के लिए एक रिंग में लाया होता है। वहीं दूसरी ओर अरोरा आर्थर से बात करने लगती है और आर्थर उसे बता देता है, मुझे याद है ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन आपसे मिलने के लिए जिम कितनी बेताब था। अरोरा सोच में पड़ जाती है, कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों को मिले हुए कुछ ही दिन हुए, आखिर वो 1 साल से मिलने के लिए बेताब क्यों था। आर्थर बातों को रिपीट हुए कहता है कि पिछले 1 साल से आपको जगाने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा था, आखिर वो जगा दिया, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। मगर इन बातों से अरोरा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अरोरा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि जिम उसको उठाने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर आर्थर अरोरा को ये सारे बातें इसलिए बताता है कि आर्थर को लगता है कि जिम ने अरोरा को सारी सच्चाई बता दी है, क्योंकि जिम बार में जब आर्थर को बता रहा था कि हम दोनों के बीच अब कुछ भी छुपा नहीं है, यही रीज़न था जो कि आर्थर अरोरा को सब कुछ बता दिया है। अरोरा पूरी सच्चाई जानने के बाद उसे काफ़ी धक्का लगता है, क्योंकि अरोरा पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती थी और गुस्से में आके जिम को मारने लगती है। अरोरा अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि एक तरफ से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के लिए अब 90 साल बाकी है। 90 साल पहले से उसे जगा दिया जानबूझ के उसके फ़ायदे के लिए। जिम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अरोरा उसको देखना भी पसंद नहीं करती। उन दोनों को काफ़ी टाइम बीत जाता है एक दूसरे से बात किए बगैर। फिर एक दिन अरोरा के देखती है जो कि शिप की सेंटर में बड़ा सा पेड़ लगा है जो कि जिम ने लगाया है। अरोरा वहाँ से चली जाती है, तभी वह पीछे से एक आवाज़ आती है, मेरे शिप में ये पेड़ किसने लगाया है। उसका नाम होता है गैस मानसुकु, जो कि एक केबिन क्रू का मेंबर होता है। जिम और अरोरा भागते हुए उस इंसान के पास आते हैं जो कि इस शिप का कैप्टन होता है। ये पेड़ हमने लगाया था और काफ़ी जल्दी हम जाग गए। कैप्टन का स्लीपिंग चैम्बर भी बिगड़ गया था और इसी वजह से कैप्टन भी जाग गए। मैन कुसु जो कि इस शिप का पूरा कैप्टन होता है, वो खुद ही डिसाइड करता है कि इस शिप में स्लीपिंग चैम्बर बिगड़ने का कारण वो खुद ही पता लगाएगा। आखिर वो स्लीपिंग चैम्बर बिगड़ने का कारण क्या था। जिम का स्लीपिंग चैम्बर चेक करने पर पता चलता है कि उसकी टेक्निकी कारण की वजह से ओपन हो गया, और अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर चेक करने से पता चलता है कि उसे जानबूझ के ओपन किया गया। उसके बाद कैप्टन अरोरा से पूछते हैं कि तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर के बारे में कुछ पता है। अरोरा कहती कि हाँ मुझे पता है। अरोरा कहती कि जिम ने मुझे उठाया, ये जानबूझ के किया, ये एक क्राइम है, ये एक हत्या है, इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मैं जानता हूँ ये सही नहीं हुआ, लेकिन एक डूबता हुआ शख्स हमेशा किसी और को खींचने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें देखा जाता है कैप्टन के पास एक आइडिया होता है जो कि घड़ी की तरह हाथों में बांध के इस शिप में कहीं भी जा सकते हैं। कुछ समय पहले ग्रेविटी लॉस होने की वजह से वो तीनों कंट्रोल रूम में आके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटी लॉस होने का कारण क्या है। तब उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले शिप से एक एस्टेरॉयड टकराया था जिसकी वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है। वो बातें चली रही थी, अचानक से कैप्टन की तबीयत खराब होने की वजह से वो वहीं पे गिर पड़ते हैं। जिम और अरोरा दोनों मिलके कैप्टन को मेडिकल फैसिलिटी में ले जाते हैं। वहाँ पर और एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में कैप्टन लेट जाते हैं। उसके बाद एआई उस पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। उसके बाद एआई बताता है कि कैप्टन के पास कुछ घंटे बाकी है और यानी कि कुछ घंटे के बाद मर जाएंगे।
इस बात से वो दोनों टूट जाते हैं, लेकिन मरने से पहले कैप्टन वो आईडी दे देता है इन दोनों को। आईडी की मदद से ये दोनों इस शिप में कहीं भी जा सकते हैं। जिम को वो आईडी दे देता है और कहता है कि इस आईडी की मदद से उस तकनीकी खराबी को ढूंढो और उसे ठीक कर दो, वरना सारे स्लीपिंग चैम्बर खुल जाएंगे और मंजिल से पहुंचने से पहले सारे लोग मारे जाएंगे। उस आईडी की मदद से ये दोनों शिप की हर कोने में जाके चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि शिप की एक साइड में जो कि उस उल्का पिन के टकराने से एक होल हो गया और उसको जाके ठीक करने लगते हैं। वो दोनों गर्मी का पता लगाते लगाते न्यूक्लियर रिएक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं सामने एक होल है और उसी होल से वो गर्मी आ रहा होता है। वो दोनों अंदर आकर देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उस एस्टेरॉइड की वजह से। जिम एक इंजीनियर होने की वजह से उस कंप्यूटर की हिस्से को बदल देता है, जिसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन सही हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन सही हो गया है और उसके अंदर जो गर्मी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। वहीं पे कंप्यूटर बताता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन का जो गर्मी है हद से ज़्यादा बढ़ गई है और बाहर का दरवाज़ा किसी वजह से वो ख़राब हो गया है और जिम डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाके उस दरवाजे को खोलेगा। जिम जाने से पहले कैप्टन की आईडी को अरोरा को दे देती है और हाई कार्बन स्टील को लेके बाहर चला जाता है। एक तरफ जिम उस स्पेस सूट को पहनकर बाहर निकल रहा होता है, दूसरी तरफ अरोरा उस मेन स्विच को दबा के उस गर्मी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जिम उस दरवाजे को पास जाके देखता है जो उसका जो स्विच है वो ख़राब हो चुका है, उसको मैनुअली खोलना पड़ेगा। जिम उस दरवाजे को खोल के देखता है, वो अपने आप ही बंद हो जाता है और उसके बाद जिम उस दरवाजे को खोल के रखता है और अरोरा से कहती है कि तुम अंदर से उस गर्मी को बाहर निकाल दो। अरोरा कहती है कि नहीं, तुम उसमें झुलस जाओगे। फाइनली दोनों ने सही समय पे तालमेल के साथ उस गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। काफ़ी तेज़ी से गर्मी बाहर की तरफ निकल रहा होता है। फाइनली जिम के पास एक स्टील का प्लेट होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। उस गर्मी की प्रेशर की वजह से वो अंतरिक्ष की तरफ चला जाता है और उसकी बेल्ट भी टूट जाता है। जैसे ही पता चलता है कि जिम अंतरिक्ष की गहराई में जा रहा होता है, अरोरा भी स्पेस सूट पहन के बाहर आ जाती है। वो बड़ी मेहनत से उसके पास पहुंचती है, तब तक वो काफ़ी दूर निकल चुका था। अरोरा हार मान जाती है और तब उसे जिम की रस्सी दिखाई देती है और उसे खींच लेती है, इस स्पेसशिप के अंदर ले आती है और देखती है जिम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि स्पेस में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जिम सिकुड़ चुका था। और तभी जिम को लेके पहुंचती है मेडिकल रूम में जहाँ पे कैप्टन को ये दोनों लाए थे, मगर तभी वो मशीन डिनाई कर देती है, कहती है कि हमारे पास वो एक्सेस नहीं है और ये कुछ ही देर में मरने वाला है। और वहाँ पर अरोरा उस खास स्पेशल आईडी को इस्तेमाल करती है जो कि कैप्टन ने दिया था और कहती है कि सारे ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर दो। और जैसे ही मशीन को एक्सेस मिलता है सारी प्रोसेस एक साथ चालू कर देता है और देखते ही देखते वापस जिम उठ खड़ा हो जाता है। जिम को पाके अरोरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फाइनली ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद जिम अरोरा को एक मशीन दिखाता है और कहता है कि मैंने इस मशीन को इस तरह डिज़ाइन किया है कि तुम इस मशीन में सो के अगले 90 साल के बाद जाग सकती हो। फिर अरोरा मना कर देती है। उसका मना करने का रीज़न ये था, वो जानती थी कि अकेले रहना कितना ही मुश्किल है। और फाइनली डिसाइड करते वो दोनों अगले 90 साल का सफ़र वो जी के ही निकालेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिम, अरोरा, आर्थर जो कि बार में बैठे होते हैं। इसके बाद जिम अरोरा को प्रपोज करती है और इसके साथ एक रिंग पहना देती है। इसके बाद उन दोनों का खुशहाल लाइफ शुरू हो जाता है। अरोरा एक राइटर होती है और 90 सालों का सफ़र एक किताब में लिखती है। उन्होंने किताब में ये लिखी थी, हम दोनों का स्लीपिंग चैम्बर ख़राब होने की वजह से हम जाग गए और हम दोनों ने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन हम नाकामयाब रहे। इसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि पूरी ज़िंदगी इस शिप में बिता देंगे और इसी के साथ वो समय आता है जो कि पूरे 120 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि सारे क्रू मेंबर जाग चुके हैं। कैप्टन समेत सारे क्रू मेंबर जब वह देखते हैं हॉल में बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और चारों तरफ हरियाली, और तभी उन्हें वो किताब भी मिल जाता है जो कि अरोरा ने लिखा है।